बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। कई दिन से मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। जब मैं कदम उठाती तो लगता कोई और भी मेरे साथ कदम मिला रहा है। मैं फौरन मुड़कर पीछे देखती, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। मैं सीढ़ियां चढ़ती तो ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन नजर कोई भी नहीं आता। अब मुझे खौफ आने लगा था। मैं सीढ़ियों से बहुत तेज रफ्तारी से गुजरती थी। अकेले में अजीब सी कैफियत होने लगती थी, और ये सब एहसासात सिर्फ अकेले में होते, वरना लोगों के साथ कभी महसूस ना हुआ था। न मुझे कोई आवाज आती थी, कभी कोई सरगोशी सुनाई नहीं देती थी, सांस लेने की आवाजें भी नहीं आती थी, मगर अकेले में ये सब कुछ होता था। मैं जहनी मरीजा बनती जा रही थी। मैं रातों की नींदें हराम कर चुकी थी। एक रात मैं चिल्ला उठी, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्यों मुझे परेशान करते हो? मैं अब तक यही समझती थी कि ये हॉस्टल में किसी लड़के की शरारत है, वो मुझे परेशान करते हैं। लेकिन मेरे चीखने चिल्लाने पर भी कोई जवाब ना आया तो मैं रोज की तरह चादर ओढ़कर सोने लगी। नींद तो नहीं आई थी, मगर फिर भी कोशिश करने लगी कि अचानक किसी ने मेरी चादर खींचनी शुरू कर दी। मैं हड़बड़ा कर उठी तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे आसान खता होने लगे। वो जो कोई भी था, मगर इंसान नहीं था। मैं जब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई थी, मैं बहुत खुश थी। मेरा शौक था कि मैं इंजीनियर बनूं, और आज मैं शहर के सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जहां हर जगह मेरे ही चर्चे थे। सैम का स्टाइल, सैम की ड्रेसिंग, सब मेरे ही दीवाने थे, चाहे लड़के हों या लड़कियां। क्लास की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती थी। मैं किसी को खास लिफ्ट नहीं करवाती थी, मगर मुझे अच्छा लगता था कि सब मेरे आगे पीछे फिरें। मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि घर में हर वक्त मेहमान आते जाते रहते थे और मुझे भी मजबूरन उनसे मिलना पड़ता था। लेकिन मैं जब से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, रोज ही कुछ अजीब सा होने लगा था। कभी वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता, कभी मेरे कपड़े जो मैं निकाल कर रखती पहनने के लिए, उनकी जगह पर दूसरे पड़े होते। मैं सोच में पड़ जाती कि शायद मैंने यही कपड़े रखे होंगे। अब मेरी किताबों के साथ भी छेड़छाड़ होने लगी थी। कभी मुझे लगता कि मेरा नाम पुकार रहा है कोई। शुरू में तो मैं इसे यूनिवर्सिटी के लड़कों की शरारत ही समझी थी, क्योंकि मैंने आज तक उनको घास नहीं डाली थी, तभी वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। मगर अब मैं तंग आ गई थी। जब मैंने चिल्ला कर कहा कि मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, ये क्या ओछी हरकतें कर रहे हो? उसी रात किसी ने मेरी चादर सरकाई, और जब मैंने सामने देखा तो हवा में एक ह्योला नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में आ गया। वो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन वो अब भी हवा में मुअल्लक था। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। डर के मारे मैंने अपने कांपते वजूद को चादर से छुपाना चाहा। कौन? बमुश्किल मैंने ये अल्फाज मुंह से अदा किए थे। तुम्हारा आशिक, वो बोला। तुम्हें सुनकर वही हैरान रह गई। मेरा पूरा जिस्म वक्फे वक्फे से झटके खा रहा था। मेरी सांसें उखड़ उखड़ कर चल रही थी, लेकिन वो मुस्कुराए जा रहा था। उसकी नीली आंखें चमकने लगी थी। वो कहने लगा कि आज तुमने मुझे पुकारा तो मैं आ गया। मैं कई सालों से यहाँ रहता हूँ, मगर आज तक तुम जैसी हसीन लड़की कभी नजर नहीं आई। वो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। वो जिस तरफ जाता, मेरी नजरें भी उसी तरफ जाती। सीमी, तुम्हारे ये हसीन बाल और ये बड़ी बड़ी आंखें, मैं तो इनका दीवाना हो चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरी होना होगा। उसकी आवाज़ ऐसी खुमार आलूदा थी जैसे कोई जादू। उसकी इस बात पर मैं बहुत खौफजदा हो गई। वो बताता जा रहा था और मेरी हालत गैर होती जा रही थी। तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा, मुझे डर लग रहा है। अब वो हवा में मुअल्लक नहीं था और बिल्कुल मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे खौफजदा ना हो प्यारी सीमी, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। देखो ना, मुझे कहीं भी चैन नहीं आता। उसकी ये बातें मुझे डरा रही थी। वो मेरे करीब आने लगा तो मेरे मुंह से ऐसी खौफनाक चीख बरामद हुई और मैं वहीं बेहोश हो गई। सुबह तक मुझे शदीद बुखार चढ़ चुका था। मेरी आंख खुली तो पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मैं बमुश्किल उठी और ग्लास भरकर पानी पिया।
उस वक्त मुझे रात वाली बात भूल चुकी थी। मैं न जाने कैसे उठी और अपना फ़ोन उठाकर अपने पापा को कॉल की। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मुझे तेज़ बुखार है, वो सख्त परेशान हो गए। उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा। मैं आराम से लेट गई। अब मुझे वो रात वाला किस्सा याद आ रहा था। पहले तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, फिर मैं उलझ गई। ज़रूर मैंने कोई ख्वाब देखा है, ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। इतने में पापा आ गए मुझे लेने। मैंने उनका सहारा लेकर बाहर तक आई थी। मेरे जिस्म से जान बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर भी कुछ परेशान सा हो गया। लगता है मिस सीमी ने कोई बुरा ख्वाब या कोई बुरा हादसा देखा है। वो मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन पापा से पूछ रहे थे। पापा ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैंने बिना शर्म किए उन्हें सब कुछ बता दिया कि कल मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे पता था वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर और पापा ने एक साथ कहकहा लगाया और काफ़ी देर तक हंसते रहे। फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी और बात आई गई हो गई। अब तो मुझे भी पक्का यकीन हो गया था कि मैंने ख्वाब ही देखा होगा। पापा मुझे घर ले आए थे ताकि मेरी बेहतर देखभाल हो सके। वहाँ पर अम्मी ने मुझे फलों का ताज़ा जूस बनाकर दिया। अब मैं काफ़ी बेहतर थी। शाम को हम सब साथ में चाय पी रहे थे कि अम्मी ने कहा कि आज तुम मेरे पास ही रहोगी। मैंने बहुत कहा कि मेरी पढ़ाई का खर्च होगा, मगर वो नहीं मानी। उनकी ज़िद के आगे मैं चुप हो गई थी। रात को जब मैं अपने बेडरूम में आई तो वहाँ पर कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरे पीछे वही ह्योला दिखाई दिया। मैंने ज़ोर से चीख मारी और दौड़ती हुई बाहर निकल गई। मेरी चीख पर अम्मी पापा दौड़ते हुए आ गए और मुझे सीने से लगा लिया। क्या हुआ सीमी? पापा ने घबरा कर पूछा तो मैंने रोते हुए बताया कि मेरे कमरे में कोई है। पापा ने मुझे अम्मी के साथ छोड़कर कमरे की तरफ दौड़ लगाई, मगर वहाँ उन्हें कोई नज़र ना आया। वो वापस आए तो कुछ परेशान थे। उन्होंने अम्मी से कहा कि तुम सीमी के साथ सो जाओ आज रात, और मेरे साथ सो गई। वो सारी रात मुझसे बातें करती रही ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। अम्मी के साथ मैं पुरसुकून हो गई थी और गहरी नींद सो गई। सुबह मैंने जिद की कि मुझे हॉस्टल जाना ही जाना है। अम्मी और पापा बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। आज यूनिवर्सिटी आकर मैं खुश थी। वहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद था, लेकिन आज वहाँ एक नया लड़का आया हुआ था जो मेरा ही क्लासमेट था। मैं जब भी क्लास में आती तो सबकी नज़रें मेरा तवाफ़ करती थीं, मगर उसने एक बार भी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने जानबूझकर उसके साथ वाली सीट पर बैठना पसंद किया। उसने मुझे बैठते देखा तो हल्का सा सुकड़ कर बैठ गया, लेकिन फिर भी मुझसे बात नहीं की। न जाने उस नौजवान में ऐसा क्या था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उससे बातें करूं और वो मुझे देखे, मगर वो अपनी किताबों में ही मगन था। आज मैं हर जगह उसके बारे में सुन रही थी। एक लड़की ने बताया कि उसका नाम अली रज़ा है और वो कराची से माइग्रेट होकर आया है, और ये कि वो हमेशा से टॉपर रहा है। आज मैं फिर रात वाला किस्सा भूल चुकी थी, लेकिन पापा ने सख्ती से कहा था कि आज रात मैं घर वापस आऊँगी, लिहाजा मैं सीधे घर चली गई। और उस रात फिर मुझे वही चेहरा नजर आया। मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब मैं वॉशरूम से निकली तो उसे देखकर मेरे औसान खता होने लगे, मगर मैं वहीं दंग खड़ी रही। वो मुझे देखकर उठ बैठा। मुझसे दूर क्यों हो सीमी? मेरे पास आओ। उस वक्त उसकी आंखों का रंग बदला और वो लाल होने लगी। शायद वो कुछ गुस्से में था। मैं डर के मारे दीवार से जा लगी। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने सरगोशी में कहा तो वो मेरी तरफ आने लगा। सीमी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कब तक मुझसे दूर रहोगी? वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मगर तुम हो कौन? आज मैं कुछ हिम्मत कर पाई थी। मेरा नाम आशिक है और तुम मुझे अपना आशिक कह सकती हो। मैं एक जिनज़ादा हूँ। कई सालों से उस हॉस्टल में मुकीम था, लेकिन जब तुम आई तो मेरे दिल की दुनिया में हलचल मच गई। बोलो, कब करोगी मुझसे निकाह? मेरा दिल बंद होने लगा था, मगर मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे 1 माह का वक्त दो, मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर अभी तुम 1 माह तक मेरे करीब मत आना। तब उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। उसका लम्स पाकर मेरे जिस्म में एक ऐसी तकलीफ पैदा हुई जैसे मैंने कोई बरक़ी तार छू ली हो। मुझे लगा मेरा दम निकल रहा है और मैं धड़ाम से बेहोश हो गई। सुबह तक मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे कानों में पापा की आवाज़ आई थी। वो डॉक्टर को कुछ बता रहे थे। डॉक्टर साहब, आज 10 साल बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ है। आज वो फिर वही हरकतें कर रही है जो बचपन में किया करती थी। मैंने आंखें खोली तो पापा और डॉक्टर काफ़ी परेशानी से मेरे सिरहाने खड़े थे। मेरा नाम सीमी है और मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था और मेरी ये हर ख्वाहिश पूरी की थी।
और इसी वजह से मैं अच्छी खासी बिगड़ चुकी थी। मैं स्कूल में भी अपनी ही मनवा कर दम लेती थी। एक दिन मेरी जगह मेरी क्लास वालों को पहली पोजीशन मिली तो मैंने वहां बहुत हंगामा मचा दिया। उस लड़की से कप छीन कर मैंने बाहर फेंक दिया। यही नहीं, मैंने उसके बाल भी नोच डाले। मुझसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। न जाने कैसे मेरे टीचर्स ने मुझे काबू किया और पापा को कॉल कर दी। उस दिन पापा बहुत परेशान हुए थे। उस रात पापा को सारी रात नींद नहीं आई। मैं अपनी जिद तो हमेशा पूरी करवाती थी, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने पहली बार की थी और इसके बाद भी ऐसी कुछ हरकतें मैंने की थी। मेरी अम्मी भी इन बातों से काफ़ी परेशान हो गई थी। जब मेरी बर्थडे पर मेरी सहेली ने मेरे जैसा ही ड्रेस पहना था, उस दिन भी मैं आपे से बाहर हो गई थी और सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख दिया था कि आयशा ने मेरे जैसा ड्रेस क्यों पहना है। मेरा बर्थडे है और मुझे सबसे अच्छा दिखना चाहिए था। इस वाक़े के बाद पापा ने मुझे ज़हनी अमराज के माहिर डॉक्टर को दिखाया था, जिन्होंने कहा था कि मुझे खुद पसंदी की बीमारी हो गई है और ये अच्छी बात नहीं है। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। डॉक्टर के मुताबिक मुझे एहसास बर्तरी हद से ज़्यादा थी। मैं सबको अपने से कमतर समझती थी, इसीलिए मुझे गुस्से का शदीद दौरा पड़ता था। अगर कोई मुझसे आगे जाता या मुझसे अच्छा कुछ ले लेता तो मैं पागल हो जाती। पापा ने 2 साल तक मेरा इलाज करवाया था। डॉक्टर का कहना था कि अब मुझे आम बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, वरना आगे जाकर मैं बिल्कुल पागल हो सकती हूँ। और मेरे स्कूल वालों और दोस्तों सब ने मेरा साथ दिया मुझे इस बीमारी से निकलने में। कॉलेज जाने तक मैं काफ़ी बेहतर थी। अब मुझे लगने लगा था कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, जिस तरह सब एक जैसे हैं। और फिर मैं नॉर्मल होती चली गई। और आज पापा वही बात समझ रहे थे कि मुझे दौरे पड़ रहे हैं, जैसा कि पहले पड़ते थे, जबकि अब ऐसा नहीं था। वो सच में आता था मेरे पास, लेकिन जब कुछ रातों तक वो नजर न आया तो मैं पुरसुकून होकर हॉस्टल चली गई थी। एक दिन बॉयज हॉस्टल में अली रजा को आते देखा तो मुझे खुशी हुई। अब मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी, मगर वो था कि जवाब ही नहीं देता था। उसकी बेइतनाई मेरे अंदर जिद पैदा कर रही थी। भला सीमी को कौन मना कर सकता है? सारे लड़के मेरे एक इशारे के मुंतजिर थे और ये था मुझे इग्नोर कर रहा था। 2 हफ्ते तक मैं उसके आगे पीछे फिरती रही, मगर बेसूद। एक दिन उसने अकेले में मुझे पुकारा तो मैं खुशी से उसकी तरफ पलटी। तब उसने अपनी आंखें माथे पर रखकर कहा, सीमी, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। तुम्हारी सारी हरकत मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी बदनामी ना हो, मगर तुम्हें तो अपनी भी बदनामी का डर नहीं। तो आज सुन लो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहता हुआ वो मेरे सामने से गुजर गया। मैं दंग रह गई थी उसकी बातें सुनकर। मेरे अंदर एक शदीद लहर उठी गुस्से की और मैं वहां से भागती हुई हॉस्टल रूम में आ गई। पूरा रास्ता मैं रोती रही थी। कई लोगों ने मुझे रोते देखा। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर पड़कर रोने लगी। मुझे बहुत सुबकी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम तक मेरे अंदर एक बदले की आग जलने लगी। उस रात मैंने निडर होकर आशिक को आवाज़ दी थी और वो जल्द ही नमूदार हुआ था। उसे देखकर कुछ खौफ तो आया, लेकिन मेरा गुस्सा खौफ पर गालिब था। मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूँ आशिक, मैंने उसे देखते ही कहा था। वो खुशी से मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। वो आज भी हवा में मुअल्लक था। तुम सच कह रही हो सीमी? वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और जब तक तुम वो शर्त पूरी नहीं करोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो अचानक रुक गया और कुर्सी पर बैठा। कौन सी शर्त? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तब मैंने उसे वो शर्त बताई कि अब उसका चेहरा देखने लायक था। उसे तो जैसे होश ही ना रहा। मैं दूसरी सुबह यूनिवर्सिटी में थी। मुझे अली रजा ने पुकारा, मिस सीमी। मैंने मुड़कर देखा तो वो खड़ा था। क्या है? मैंने बेरुखी से पूछा। वो मुझसे मुआजरत करने लगा। वो कहने लगा, कल उसने मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात की थी, जिसका उसे अफसोस था। वो अब मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने उसे कहा, मैं यहाँ लड़कों से दोस्तियाँ करने नहीं आई। तब वो बार बार मुझसे माफ़ी मांगने लगा। बिलाखिर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो भी खुश दिखाई दिया। अब हम रोज़ शाम को मिलते और ढेरों बातें करते। वो मेरे लिए रोज़ फूल लाने लगा और एक दिन उसने कहा कि वो मेरे बिना अब नहीं रह सकता। वो एक शरीफ नौजवान है, इस तरह से पसंद नहीं कि मेरे साथ घूमना फिरना। वो मुझसे निकाह का ख्वाहिशमंद है। मुझे भला और क्या चाहिए था? मैंने उसे कहा वो अपने वालिदैन को भेजे और फिर जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी होता चला गया। हमारी बात पक्की हो गई तो हम बहुत खुश थे। हमने फैसला किया कि हम एक घर किराए पर लेकर रहेंगे, क्योंकि अली रजा का घर तो कराची में था। निकाह के बाद हम किराए के घर में शिफ्ट हो गए। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। हम साथ ही यूनिवर्सिटी जाते और साथ ही वापस आते। अली रजा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था।
ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही लड़का है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो नमाज का पाबंद था और अब मुझे भी ताकीद करता था, और मैं उसका कोई हुक्म नहीं डालती थी। मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी। उसने मुझे एक नई दुनिया दिखाई थी जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हमारी शादी को 1 माह हुआ था कि एक दिन मुझे आशिक नजर आया। उसे देखकर मेरी हालत गैर होने लगी। मुझे वो सब कुछ याद आने लगा जो पहले हो चुका था। उसने मुझे पुकारा तो मैं वहां से भागती हुई बाहर निकली थी। वहां अली रजा खड़ा था। उसने मुझे यूं घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सीमी, क्यों परेशान लग रही हो? मैं उसे कुछ ना बता सकी और उसे वहां से निकलने को कहा। अब ऐसा रोज होने लगा। मैं जब भी अकेली होती मुझे आशिक नजर आता। या खुदा, मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये तो वापस आ गया। मुझे लगा था अब कभी नहीं आएगा। वो जहां भी नजर आता मैं उसकी किसी बात का जवाब देने के बजाय वहां से भाग आती। अब तो मैं कहीं भी अकेली नहीं जाती थी, लेकिन एक रात जब अली रजा को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा तो मैं अकेली पड़ गई और उस जिनजादे को मौका मिल चुका था। क्या हुआ सीमी, अपना वादा भूल चुकी हो क्या? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। कौन सा वादा? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया। भूल गई? उसने मुझे सब याद दिलाने के लिए एक एक बात को दोहराया। उस रात तुमने कहा था कि मेरी एक शर्त है, और वो ये कि मेरी शादी अली रजा से हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। तुमने सिर्फ 1 माह का वक्त लिया था। मैंने तुम्हारी शादी करवा दी और उस लड़के को तुम्हारी मोहब्बत में अंधा कर दिया, और अब तुम मुझसे दूर भाग रही हो। उसकी आंखों से जैसे शोले लपक रहे थे। मुझे सब याद था। मैंने अली रजा से बदला लेने के लिए ये शर्त उसके आगे रखी थी। मेरा मकसद था कि मैं 1 माह तक उसे अपना आदी बनाकर फिर उसे ठुकरा कर उससे तलाक ले लूंगी, ताकि उसे समझ आ सके कि उसने सीमी की बेइज्जती की थी, जिसका बदला उसे चुकाना था। मगर मैं भूल गई थी कि इस सब के बाद मुझे आशिक की मांग पूरी करनी पड़ेगी, और वो मैं कैसे कर सकती थी? वो जिन था और मैं एक इंसान। उसका लम्स पाते ही मेरी तबीयत खराब होने लगती थी। मैं उसका साथ कैसे दे पाती थी? मैं कैसे उसके साथ रह सकती थी? मुझे माफ़ कर दो आशिक। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और ना ही अली रजा से तलाक ले सकती हूँ, मैंने घुटी हुई आवाज़ में कहा। तो वो और तेज आने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी मोहब्बत को मजाक समझ रखा है, वो खौफनाक आवाज़ में चिल्लाया। मेरा दिल दहलने लगा। मैंने हाथ जोड़े उसके सामने, मगर वो इंतहाई गैज़ व ग़ज़ब में था। उसने जाते वक्त मुझे कहा कि जल्द ही तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। उसके जाते ही मेरी सांस में सांस आई। मैंने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया, कहीं अली रजा को कुछ इल्म ना हो जाए। मैं इस बात को फरामोश कर गई थी कि जाते वक्त उसने क्या धमकी दी थी, लेकिन मैं सारी रात इंतज़ार करती रही। अली रजा घर ना आया। सुबह जब वो घर पहुंचा तो मुझे देखकर अजीब अंदाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उसके करीब जाने लगी तो उसने मुझे अचानक धक्का देकर पीछे किया। ये क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अली, मैं आपकी मनकूहा हूँ। मैं हैरान और परेशान खड़ी थी। हाँ, मनकूहा? उसने नफरत से हुंकारा भरा। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे दाम में नहीं आने वाला। वो अपना सामान पैक करने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो अली? और तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या है? मैंने उसकी पैकिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम जैसी लड़की से शादी मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तो तुमसे नफरत करता था, फिर अचानक मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, और ये लो तलाक के कागजात। वो कागज के चंद टुकड़े मेरे मुंह पर मारता हुआ चला गया। मैं अपनी जगह पत्थर की बुत बनी खड़ी रही। मेरे बुरे काम का ये अंजाम मिला था मुझे। मैंने उसे बदला लेने के लिए शादी की थी, मगर मैं उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ होश ना रहा। मैं तो अब भी उसी को चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी मोहब्बत को मेरे मुंह पर मार कर चला गया। मैं वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मुझे रोता देखकर आशिक फिर से आ गया। देखा सीमी, मैंने कहा था ना कि मुझसे दगाबाजी मत करना। जिस तरह मैंने उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा की थी, इसी तरह वो निकाल भी दी। देखा? वो कह कहे मारने लगा, मगर मैं बस अपनी कम नसीबी पर रोती रही। वो अब भी मुझसे शादी के लिए राजी कर रहा था। अचानक मुझे न जाने क्या हुआ, उठी और किचन से छुरी उठा लाई। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है जो मैं जिंदा रहूं। मैंने अपनी कलाई पर छुरी फेरनी चाही, मगर मेरा हाथ वहीं सुन हो गया। चाहकर भी मैं हाथ नहीं हिला पा रही थी। ऐसा मत करो सीमी, आशिक की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा।
अचानक वो सिसकने लगा। मैं उसे देखकर हैरत में थी। भला वो क्यों रो रहा था? आशिक, तुम मुझे मर जाने दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं भी उसके साथ रोने लगी। मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा सीमी, बस तुम मरने की बात कभी मत करना। मैंने देखा उसका चेहरा बूढ़ा हुए जा रहा था और उसकी आवाज़ भी कमज़ोर हो रही थी। शायद उनको अली रज़ा ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन मेरी निगाहों में तो आशिक का चेहरा था। वो रो रहा था। मैं जा रहा हूँ सीमी, अब कभी वापस ना आऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। ये कहता हुआ वो गायब हो चुका था। पापा ने मुझे अपनी बाहों में लिया हुआ था। वो रो रहे थे। मैंने उनको चुप करवाया। पापा, ये सब होना था, हो चुका, आप सब भूल जाएं। अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन मैं एक अहद के साथ उठी थी और फिर मैंने दीनी तालीम हासिल करनी शुरू कर दी, ताकि मुझ जैसी खुदसर लड़की को इल्म हो जाए कि हमारा वजूद एक मिट्टी का पुतला है जिसे चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और अगर हम खुद खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो मुंह की खाते हैं, न दीन के रहते हैं और न दुनिया के। उस दिन के बाद मेरी मुलाकात कभी आशिक के साथ नहीं हुई और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। अब मैं सिर्फ अपने अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं साबित कदम रहूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।